थर्मोडायनामिक्स पे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसका जो इंट्यूशन है, इसे अगर मोटे मोटे तौर पे समझना है तो ये बड़ा आसान है। हम रियल लाइफ में कुछ ऐसा फेनोमेना हम एक्सपीरियंस करते हैं जिससे कि हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बड़े आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अगर फिजिक्स के टर्म में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं या फिर इसे डिफाइन करने का कोशिश करते हैं, तब एक स्पेशल टर्म, फिजिक्स का ही एक स्पेशल टर्म हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जो कि होता है एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। ये जो फिजिकल टर्म है, इसे समझना फिजिक्स के तौर पे या फिर मैथमेटिक्स के तरीके से ये उतना आसान नहीं होता है जितना कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इंट्यूशन होता है। और एंट्रोपी को समझने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को सबसे पहले समझना पड़ता है, इसका इंट्यूशन पहले ग्रो करना पड़ता है, जो कि ऑब्वियसली सबके पास होता है। और मजेदार बात यह है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तब आपको इसे एंट्रोपी से एक्सप्लेन करना होगा प्रॉपर तरीके से, फिजिक्स के टर्म में। इसका मतलब एंट्रोपी समझने के लिए हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझना होगा, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करने के लिए हमें एंट्रोपी को समझना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे, मोटे मोटे तौर पे हम ये देखेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, ये होता क्या है, और किस तरह के जो फिजिकल फेनोमेना है हम कहते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। उसके बाद हम बात करेंगे एंट्रोपी पे। एंट्रोपी का दो तरह का सिग्निफिकेंस होता है। एक तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, हम इसे फिजिक्स के टर्म पे डिफाइन कर सकते हैं, और इसे हम मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स से भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम इसका दोनों फॉर्म में बात करेंगे, और उसके बाद जाके हम एंट्रोपी से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करेंगे या डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि किस तरह के फेनोमेना को हम कहते हैं कि वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग है। तो मान ले कि हमारे पास एक गिलास है, और इस गिलास में कुछ पानी है, और इस पानी के साथ साथ यहाँ पर ये पानी है मान ले, और इस पानी में हमने मिला दिया थोड़ा बर्फ, तो यहाँ कुछ बर्फ भी है। ये जो पानी है, इसका जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है से 30 डिग्री सेल्सियस, तो पानी 30 डिग्री सेल्सियस में है, और ये जो बर्फ है ये मान ले कि -5 डिग्री सेल्सियस में है। इसे अगर आप फ्रीली छोड़ दें, अगर आप इस पे बाहर से कोई काम ना करें, तो ये जो पूरा सिस्टम होगा, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये जो बर्फ है ये पिघल जाता है। नेचुरली ऐसा ही होता है, बर्फ पिघल जाता है और पानी का टेम्परेचर थोड़ा घट जाता है, और बर्फ और पानी कुछ देर बाद घुल मिल जाता है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो होगा कि पूरा ये पानी बन जाएगा, बर्फ पिघल गया, और ये जो टोटल ये जो सिस्टम है, इसका जो टेम्परेचर होगा ये थोड़ा कम हो गया। चलिए रफली हम मान लेते हैं कि ये 20 डिग्री सेल्सियस में आ गया। तो यहां पर हो क्या रहा है? यहां ये जो पानी जो कि 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में था, इसका टेम्परेचर घटता है, सो इसका टेम्परेचर घट जाता है, और ये जो बर्फ है, यहां जो भी पानी है, पानी जो सॉलिड स्टेट में है, यहां जो पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और दोनों का टेम्परेचर बराबर जब हो जाता है तब ये जाके एक इक्विलिब्रियम में आता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में आता है। हम हमेशा ये पाते हैं कि अगर एक ठंडा ऑब्जेक्ट हो और एक गर्म ऑब्जेक्ट हो, दोनों कांटेक्ट में रहे, तो ठंडा ऑब्जेक्ट गर्म होता है और गर्म ऑब्जेक्ट ठंडा हो जाता है। हीट का जो फ्लो होता है वो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ होता है। ये हमेशा होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 30 डिग्री सेल्सियस के पानी के साथ -5 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को रखें और बर्फ का टेम्परेचर घट के -15 हो गया और पानी का टेम्परेचर बढ़ के 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऐसा नहीं होता है।
इसका मतलब हीट का फ्लो कभी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ नहीं होता है। तो इससे आप एक इंट्यूशन सा ग्रो कर सकते हैं। वैसे आपको ये पता ही होगा, सबको पता होता है, सबके पास ये इंट्यूशन होता है। इसी को हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, अभी ये प्रॉपरली डिफाइंड या एक्सप्लेन्ड नहीं हुआ है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अभी ये बाकी है। हम सिर्फ मोटे मोटे तौर पे ये देख रहे हैं कि इस तरह के सिस्टम में वो भी हो रहा है, जो ठंडा ऑब्जेक्ट गर्म हो जा रहा है, गर्म ऑब्जेक्ट ठंडा हो रहा है। इस प्रोसेस में हम कहते हैं ये अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। जैसे अगर मान ले कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया ऑब्जेक्ट में, तो चलिए मान ले इनिशियली इसे कुछ स्पीड मिल गया, मैंने इसे धकेला और मेरे धकेलने के कारण इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गया, कुछ इसके पास स्पीड आ गया, तो हम कह सकते हैं इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गया, जो कि इसके मास इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। तो होता यह है कि ये मूव करने लगता है और मूव करने के बाद ये आगे बढ़ते हुए ये कुछ दूर बाद रुक जाता है। तो क्यों रुकता है? क्योंकि बीच में इस पाथ में होता है फ्रिक्शन। इसके लोअर सरफेस के साथ ये सरफेस है, नीचे वाला जो बेस सरफेस है, उसके बाउंड्री में होता है फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है वहां पर, और उस फ्रिक्शन के कारण कुछ एनर्जी जो है यहां से डिसिपेट कर जाता है। सो यहां से कुछ एनर्जी डिसिपेट कर जाता है। ये पूरा का पूरा जो एनर्जी हमने यहां पर दिया, ये एनर्जी हो जाता है डिसिपेटेड और ये रुक जाता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऐसा नहीं होगा कि यूनिवर्स से कुछ एनर्जी आ गया इसके अंदर और ये वापस पिछले स्टेट में आ गया, ऐसा नहीं होता है। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सो ये भी हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही होता है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो बाहर से अब ये जो एनर्जी हमने इस पे खर्चा किया, जो कि डिसिपेटेड हो गया, वो अब बाहर से इस सिस्टम में आके इसे पुराने स्टेट में नहीं ले जाएगा। तो ये भी अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। जैसे कि यहाँ जो पानी बन गया था, अब यहीं पर ये बर्फ वापस नहीं आएगा अपने आप। ऐसा नहीं होगा कि इतना सा पानी जो है ये ठंडा होने लगा, ये हीट को बाहर ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को दे दिया और ये बर्फ बन गया, ऐसा नहीं होता है। सो हमने मोटे मोटे तौर पे देखा कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो सकता है, किस तरह का फेनोमेनॉन को हम कहते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। अब हम थोड़ा डेप्थ में चलते हैं कि ऐसा क्यों होता है भाई, एक गर्म ऑब्जेक्ट की हीट को क्यों डिसिपेट करता है एक ठंडे ऑब्जेक्ट के साथ अगर रखा जाए तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म कंसीडर करेंगे। दो मॉलिक्यूल